नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का 38 वर्ष पुराना सैटेलाइट धरती पर गिर गया है? तो उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा। इस गिरने वाले सैटेलाइट का नाम क्या है? अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट। कब गिरा है? 8 जनवरी को गिरा है। कितने साल तक काम किया? 38 वर्षों तक इसने काम किया। कोई भी उपग्रह सैटेलाइट जब अंतरिक्ष से धरती की तरफ आता है तो अधिकतर उसका भाग जो है, कुछ भाग जल करके खत्म हो जाता है, जिस वजह से अनुमानित उसके कुछ हिस्सा मलबे के रूप में धरती पर गिर जाता है। इसे अंतरिक्ष से धरती पर दूरी तय करने में 17 घंटे का समय लगा। 1984 में इस अंतरिक्ष यान अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट को अंतरिक्ष यान चैलेंजर की मदद से लॉन्च किया गया था। इसका वजन कितना है? 2500 किलोग्राम। यह प्रथम मिशन था जब दो महिला सैली राइड एवं कैथरीन सुलिवन अंतरिक्ष यात्रियों ने एक साथ स्पेस में उड़ान भरी थी। तो ये अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ की है? अमेरिका की है। बात कर लेते हैं अमेरिका की। राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर, राष्ट्रपति जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अब बात करते हैं नासा की। तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। इसके प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। बिल नेल्सन। अगला प्रश्न है, 50,000 वर्षों बाद धरती की तरफ आ रहे हिमयुग धूमकेतु का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? सी अपॉन 2022 E3ZTF। ये इसका नाम है। आप इसको लिख करके अच्छे से याद कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस धूमकेतु को वैज्ञानिकों ने मार्च 2022 में खोजा था। यह धूमकेतु आज से 50,000 वर्ष पूर्व हिमयुग यानी अपर पैलियोथिलिक काल में आया था। हिमयुग अपर पैलियोथिलिक काल को ही कहा जाता है। यह धूमकेतु 12 फरवरी 2023 को पृथ्वी से 4.20 करोड़ किलोमीटर दूर से गुजरेगा। इस धूमकेतु का लगने वाला चक्र 50,000 वर्ष का होगा, यानी यह दोबारा पृथ्वी के पास से गुजरेगा तो 50,000 वर्ष का समय फिर लगेगा। यह काफी तेज रोशनी वाला धूमकेतु है। कौन सी कंपनी भारत में पहले फ्लैगशिप स्टोर खोलेगी? तो उस कंपनी का नाम है एप्पल। भारत में एप्पल 2023 की पहली तिमाही में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलने की तैयारी कर रही है। बात कर लेते हैं एप्पल की। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसका मुख्यालय कुपरटिनो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके वर्तमान सीईओ कौन है? टिम कुक। टिम कुक। अमेरिका ने पहले यूनाइटेड कप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता है? तो किसको हराया है? इटली को हराया है। अमेरिका ने मैटियो बेरेटिनी पर टेलर फ्रिट्ज की जीत के साथ पहले यूनाइटेड कप के फाइनल में इटली को 3-0 से हराकर खिताब जीत लिया। बात कर लेते हैं इटली की। इटली की राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, राष्ट्रपति सार्जियो मैट्रेला। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। इनमें कंफ्यूजन होता है कि 14 सितंबर जो है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और 10 जनवरी वो विश्व हिंदी दिवस है। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं, इसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। दोनों का उद्देश्य क्या है? हिंदी का प्रचार करना।
लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर भौगोलिक स्तर पर इसे मनाने का है। वहीं दोनों की स्थापना दिवस को लेकर भी कुछ अंतर है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हिंदी को आधिकारिक दर्जा मिलने की खुशी में मनाते हैं, जबकि विश्व हिंदी दिवस दुनिया में हिंदी को वही दर्जा दिलाने में प्रयास में मनाया जाता है। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला हिंदी दिवस सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंदी का प्रसार प्रचार करना था। तब से विश्व हिंदी दिवस इसी तारीख यानी 10 जनवरी को मनाया जाने लगा। बाद में यूरोपीय देश नॉर्वे के भारतीय दूतावास ने पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था। तो ये सभी पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए जनवरी कुछ महत्वपूर्ण दिवसों का अध्ययन कर लेते हैं। तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 तारीख को थल सेना दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर परीक्षा में आया हुआ है ये। और ये सब महत्वपूर्ण ही हमने लिए हैं। वैसे तो देखा जाए तो हर दिन कोई ना कोई दिवस होता ही है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आते रहते हैं, हमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है। तो 25 तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। तो ये थे जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस। किसे अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? संजय मेहरा। संजय मेहरा। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के सदस्यों ने 2 साल की अवधि के लिए संयम मेहरा को उद्योग निकाय का चेयरमैन और राजेश रोकड़े को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। अब बात कर लेते हैं अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद की। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल एक राष्ट्रीय व्यापार महासंघ है। यह विनिर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, वितरकों, प्रयोगशालाओं, रत्न विज्ञानियों, डिजाइनरों और संबद्ध सेवा प्रदाताओं समेत उद्योग से जुड़े 6 लाख से अधिक लोगों एवं कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? संयम मेहरा। आप इतना याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल वार गेम में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट संचालक हैं। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी SU-30 MKI की पायलट हैं, जो पहली बार विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत एवं जापान के बीच होने वाला वीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास के लिए जापान में जाएंगी। ये कब से कब तक होगा? 16 जनवरी से 26 जनवरी तक। कहाँ पर होगा? जापान के ओमिटामा में हयाकुरी एयरबेस और इसके आसपास के हवाई क्षेत्र और सयामा के इरुमा एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। तो वीर गार्जियन युद्धाभ्यास जो है भारत और जापान के बीच होता है। इस वर्ष 16 जनवरी से 26 जनवरी तक इसका आयोजन होना है और भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? अवनी चतुर्वेदी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका पर लिखी गई पुस्तक क्रांतिकारी का विमोचन किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? संजीव सान्याल के द्वारा। इतिहास पर लोगों के कई दृष्टिकोण हैं, उनमें से बहुत से लेखक और इसके वैचारिक लक्ष्यों से प्रभावित हैं। इतिहास के स्वीकृत संस्करण के रूप में एक परिप्रेक्ष्य जितना अधिक विकृत होता है, उतना ही अधिक समय तक इसका प्रभाव रहता है। 200 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन रहने वाले और 11वीं शताब्दी से लगातार बाहरी आक्रमण के अधीन रहने वाले भारतीयों पर जो इतिहास थोपा गया है,
वह भी उनका अपना नहीं है। किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शख्स कौन होंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान डी वाई चंद्रचूड़ जी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को देश और दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए उनकी जीवन भर की सेवाओं के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। यह पुरस्कार कब दिया जाएगा? 11 जनवरी को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया जाएगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जो अयोध्या भूमि विवाद मामले सहित कई ऐतिहासिक फैसले देने वाली शीर्ष अदालत की बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने 9 नवंबर को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। चंद्रचूड़ ने संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम की डिग्री और ज्यूरिडिकल साइंसेज में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। न्यायमूर्ति 29 मार्च 2000 से 31 अक्टूबर 2013 तक बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। किस रूप में? भारत के संघीय न्यायालय के रूप में हुई थी। जब भारत को आजादी मिल गई तो 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में हो गई। इसका जो मोटो है क्या है? ये तो धर्मस्ततो जया। पहले जो चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थे? मॉरिस लिनफोर्ड गायर। और स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया, जो 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक अपने पद पर कार्यरत रहे। और 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनको इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं डी वाई चंद्रचूड़। 9 नवंबर 2022 को शपथ ली और कार्य का प्रारंभ उन्होंने कब से किया? तो 9 अक्टूबर से ये अपने पद पर कार्य कर रहे हैं। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया। इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अब ये पॉइंट दो दिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में भाग 5 एवं अध्याय 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है? भाग 5 में, भाग 5 के अध्याय 6 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो अनुच्छेद 124 से 147 तक का संबंध किससे है? सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो अनुच्छेद भी आप इसको याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते रहते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से लेन देन की संख्या दिसंबर 2022 में रिकॉर्ड कितने बिलियन तक पहुंच गई? तो ये पहुंच गई 7.82 बिलियन तक। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो यूपीआई ने वर्ष 2022 की समाप्ति तक एक उच्च स्तर के साथ की, क्योंकि लेन देन की संख्या दिसंबर में रिकॉर्ड 7.82 बिलियन तक पहुंच गई और कुल 12.82 ट्रिलियन रुपए हो गई, जो कि एक उच्च रिकॉर्ड है। नवंबर की तुलना में दिसंबर में यूपीआई लेनदेन की मात्रा में 7.12% की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान लेनदेन की मात्रा में 7.73% की वृद्धि हुई। तो आप इस आंकड़ों को इनको याद रखिए।
आईआरसीटीसी द्वारा दक्षिण भारत के दर्शन के लिए कौन सी ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो अभी की नहीं गई है, शुरुआत होने वाली है। तो उस ट्रेन का नाम क्या होगा? स्वदेश भारत दर्शन ट्रेन। स्वदेश भारत दर्शन ट्रेन। आईआरसीटीसी द्वारा इस महीने दक्षिण भारत दर्शन के लिए स्वदेशी दर्शन ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। ट्रेन इस महीने की 27 तारीख को मुंबई शिवाजी महाराज टर्मिनल से चलेगी और 6 फरवरी को यह यात्रा समाप्त होगी। तो ऐसे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसको फरवरी पढ़िए। तो 27 जनवरी से 6 फरवरी तक जो है ये यात्रा चलेगी। ये 11 दिन और 10 रातों के लिए होगी, जिसमें 7 स्थानों को कवर किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। चलिए बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी की। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। आईआरसीटीसी की स्थापना 27 दिसंबर 1999 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है सुरेंद्र चावला। सुरेंद्र चावला। भुगतान बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने सुरेंद्र चावला को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। केंद्रीय बैंक ने यानी आरबीआई ने इस नियुक्ति को 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है। सुरेंद्र चावला इससे पहले आरबीएल बैंक में शाखा बैंकिंग के प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, मराठा शौर्य दिवस 14 जनवरी को कहां पर मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा हरियाणा के पानीपत में। 14 जनवरी को अखिल भारतीय मराठा जागृति मंच पानीपत और सड़क मराठा समुदाय द्वारा आयोजित किए जाने वाले 261वें मराठा शौर्य दिवस में मराठा समुदाय के सैकड़ों युवा शामिल होंगे। अब पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। हाल ही में किस राज्य ने गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है? तो इसका आंसर है आसाम। असम सरकार ने धुबरी जिले में गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है। गोलपरिया लोक गायिका प्रतिमा पांडे बरुआ की स्मृति में एक संग्रहालय के रूप में इसकी बहाली और संरक्षण के लिए शाही संपत्तियों को राज्य को सौंप दिया गया था। महल का निर्माण 1914 में गौरीपुर शाही परिवार के प्रभात चंद्र बरुआ द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं आसाम की। राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी है। जिला प्रशासन बिलासपुर की वेबसाइट को कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उस पुरस्कार का नाम है प्लेटिनम अवार्ड 2023। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। वेबसाइट में केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी अपलोड करने के साथ ही दिव्यांगों के लिए भी इसमें विशेष सुविधा दी गई है। भारत की राष्ट्रपति महोदया के द्वारा 7 जनवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन बिलासपुर की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को जिला कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने राष्ट्रपति महोदया के हाथों ग्रहण किया। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा? तो ये रहा चेन्नई। अवतार एक कंपनी जो
कार्यस्थल समावेशन में विशेषज्ञता रखती है कि एक सर्वेक्षण के द्वारा चेन्नई महिलाओं के रोजगार के लिए भारत का शीर्ष शहर है। पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई महिलाओं के रोजगार के लिए अगले सबसे अच्छे शहर हैं। अब बात कर लेते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मेघालय में। मेघालय में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 दिन तक चलने वाले पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। तोमर पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र उमियम के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अनुसंधान परिसर के 49वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। कृषि मंत्री ने री भोई जिले के किरदेमकुलई में कृषि महाविद्यालय के प्रशासनिक सह शैक्षणिक खंड कार्यालय और बालिका छात्रावास का भी उद्घाटन किया। बात कर लेते हैं मेघालय की। राजधानी है शिलोंग। मुख्यमंत्री श्री कॉनरैड संगमा, राज्यपाल बी.डी. मिश्रा। हर वर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सितंबर-अक्टूबर महीने में। राज्य के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हर साल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन सितंबर-अक्टूबर महीने में किया जाया करेगा। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसी लगी? आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।